साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में 2-4 विषयों पे प्रभाव डालेंगे और अगर मेरे कहने में, बोलने में या कोई भी अगर मेरी बात में सहमति नहीं भी होता है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको अनदेखा करें और अनसुना करें। अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं पहले से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब से पे कमीशन आउट हुआ है तुरंत हमारा ये जो बजट भी आ गया है और बजट के अंदर 12 लाख की इनकम टैक्स की छूट देती है। तो ये जो दो विषय है, ये दो विषय हमारे पूर्व सैनिकों के लिए हमें अपने मकसद से भटकाने के लिए काफ़ी है कि जिस राह पे हम पिछले 2015 से लेके अभी तक 23 में जो हमने 22-23 में जो ये 23 में धरना दिया, जो कुछ भी दिया, चाहे साहबका ने दिया चाहे जिसने भी दिया, लेकिन थे तो वो इस देश के पूर्व सैनिक ही और उन्होंने विसंगतियों के बारे में किया, कोई अपने निजी किसी अपने एक के हक के लिए नहीं किया है। संख्या भले हमारी 37 लाख की हो, 40 लाख की हो, लेकिन ऑन ग्राउंड 1 लाख भी कभी हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंचे हैं वो हमारे सबके आदरणीय हैं, चाहे कोई भी है। पर्सनल आपका व्यक्तिगत उससे मिलता है या नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसने भी ये निभाया है, जो आज भी जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, अगले 20 फरवरी को, इसी 20 फरवरी को और हमने जो जंतर मंतर में जो हमारे भाई हरपाल ने रखा है, इस सब का मकसद तो वही है कि जो हमारी विसंगतियां दूर हुई नहीं है, इससे पहले कि उससे ऊपर सीमेंटेड या कोई संगमरमर का प्लास्टर हो जाए, हम उस विसंगतियों को कैसे भी करके सरकार से ठीक करवाएं और ठीक करवा के फिर आगे बढ़ें, तो 8वें पे कमीशन का हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कैसे भी करके एक होएं। अब इसमें आज सुबह ही हमें एक साहब का फ़ोन आया, हमारे राजस्थान के ही एक संगठन के साहब है और बहुत ही अच्छे, उन्होंने करीब 1 घंटा बात किया और उनका मेन 2 पॉइंट था कि उनका काफ़ी वो फौज में 98 से आए हुए थे, समाज का उनका बहुत एक्सपीरियंस था, सेकंड नौकरी भी उनकी थी कोई, तो उनके पास अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहे थे और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने शेयर किया और उन्होंने बोला कि साहब, समाज में विघटन क्यों होता है कि 2 चीज़ से होता है, एक जात पात से जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव, एक अमीरी गरीबी से। अगर इसमें थोड़ा सा अगर दूरी कम हो जाए, जात पात ना हो, अमीरी गरीबी ना हो, तो उस समाज की एकजुटता हमेशा ही बहुत मजबूत होती है। लेकिन यहाँ हमारे जो सैनिक समाज के अंदर भी एक चीज़ आ रखी है कि हम पेंशन आ गए हैं, सिविल ड्रेस पहन के गए थे, रिक्रूट बने थे, रिक्रूट से चाहे हम सिपाही से आए चाहे हम कैप्टन से आए, लेकिन हम रिक्रूट बन के अंदर गए थे, तब जाके हमने खाकी पहना और बाद में ग्रीन वर्दी पहना, सिपाही बन के कसम खा के। जब कसम खाई तो हमें ग्रीन वर्दी मिल गई और आने से पहले हमने वो वर्दी, चाहे उसके ऊपर कोई प्लेन वर्दी थी, चाहे उसमें फीती थी, चाहे वो स्टार थे, वो हमने सेंटर के अंदर ही छोड़ के और वही सिविल ड्रेस जो पहन के हम गए थे उसी तरह की सिविल ड्रेस पहन के हम बाहर आ गए। तो हमारे अंदर ये चीज़ थोड़ी सी अगर मान लो कम हो जाए कि नहीं, हमें रैंक की बजाय एज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बीच में बुजुर्ग कौन है, असहाय कौन है, किसका हमें हाथ पकड़ के आगे चलना चाहिए। तो अगर इससे हम आगे ऊपर निकल जाते हैं तो शायद हो सकता है कि हमारी एकजुटता अच्छी हो जाए। दूसरा, जो हमारे स्टेट वाइज हमारे 100 संगठन बने हुए हैं, अगर हर स्टेट में अगर कोशिश कोई करने वाला हो और एक संगठन के नीचे अगर स्टेट ही आ जाए, ठीक है ना, और अगर आगे भगवान करे, मालिक करे और हमारे जो सोचने वाले, जो करने वाले बंदे हैं वो आगे और बढ़े और हम सारे के सारे जो जेसीओ जो आर जो हम, क्योंकि हमारा डीएनए, मैंने उनसे वही बोला, साहब चाहे मैं कैप्टन बोलूँ, चाहे सूबेदार मेजर बोलूँ, चाहे लेफ्टिनेंट बोलूँ, चाहे हवलदार बोलूँ, चाहे जेसीओ बोलूँ, लेकिन जैसे माँ के गर्भ के अंदर एक बीज रोपित होता है तब उसको भ्रूण कहते हैं और यहाँ हमारा जब बीज रोपित होता है तो हमें रंगरूट कहते हैं। तो हमारा डीएनए रंगरूट का है, जैसे भ्रूण का होता है और भ्रूण से ही इंसान बनता है।
तो वैसे हमारा भी वो डीएनए वही है। तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ों से ऊपर उठ के, अगर मान लो ये चीज़ सही होती है तो मैं सभी मतलब को हाथ जोड़ के पूरे देशवासियों को, जो भी वीडियो सुने, कि जितने हम ज़्यादा इकट्ठे होंगे, एक मंच पे आएंगे, इन चीज़ों से दूर होंगे, कि हम अपने स्टेट का भी एक ही संगठन बनाएं। और इस तरह से ज़्यादा हमारे संगठन नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 संगठन होंगे। उसमें अगर 20 संगठन भी इकट्ठे हो गए तो सरकार के सामने बहुत बड़ी, मतलब सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब तक हम बंटे हुए हैं तो समझो कि वही चीज़ है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी अपने उस अहम के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। किसी ने सिपाही को अध्यक्ष बना दिया तो बोले वो भाई कैप्टन, और सूबेदार मेजरों को नहीं बनाया, सूबेदार मेजर कैप्टन बन गया तो बोले यार क्या सिपाही कर नहीं सकता। तो ये हमारे बीच में ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। वी आर वेटरन, वेटरन इज वेटरन, ठीक है ना। आपने कई बार अच्छे जनरलों को भी सुना होगा कि वी आर ओनली सोल्जर, हमारी कोई ये जनरल कोई रैंक नहीं है। वो बोलते हैं, अच्छे जनरल बोलते हैं हमारी कोई रैंक, वी आर सोल्जर, हम सोल्जर हैं। अगर वो सोल्जर है तो हम वेटरन है, और कुछ नहीं है। आगे आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हमें गुमराह हम हो चुके हैं कि हमारा आंदोलन पीछे रह गया है। अब पहले हम पे कमीशन के पीछे बढ़े गए, पे कमीशन आउट हो गया। जैसे ही 12 लाख का आया और हम पैसे हो गए, अरे 12 लाख का हमारा मतलब ये माफ हो गया। किसका माफ हो गया भाई? 12 लाख मिलता किसको था, किसको मिलता था? अभी आपकी ओआरओपी 3 आई है, इसके अंदर सूबेदार मेजर एक्स पे ग्रुप वाले का और ऑनरी कैप्टन का एक ही पेमेंट कर दिया है। यही 2 रैंकें आपकी हाई होगी ना। और दोनों की अगर देखा जाए तो 46,300 रुपये और 53% आप डीए लगा लो, तो ये उसका जो भी सब बनता है वो 70,800 अपना 39 यानी कि 39 रुपये बनते हैं। तो पूरे साल के अंदर 5,80,139 रुपये बनते हैं। तो जब उसका 5-6 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर, अगर मान लो आगे और थोड़ा डीए मान लिया तो 6 लाख ही हुए हैं, आधा 50%। तो आपको क्या पे कमीशन में 6 लाख का उम्मीद है कि 6 लाख आपको और मिलेगा तब आपको माफ होगा? अरे जो अभी 7 लाख की जो हमारी स्लैब थी, हम तो 7 लाख के अंदर भी आ रहे थे। 7 लाख में हमारा तो इनकम टैक्स नहीं कट रहा था। किसका कट रहा था बताए? कोई जेब मतलब ऑनरी कैप्टन जेसीओ भी हमारा कट रहा था। अगर आप दूसरी नौकरी कर रहे हैं तो कट रहा होगा, लेकिन अगर आपकी वो एक ही पेंशन है, इस पेंशन के ऊपर कट रहा था, तो मैं नहीं मान सकता कि आपका कट रहा था। तो ये एक आपकी गुमराही कि जब आपका 12 लाख है ही नहीं है, आपका कट ही नहीं रहा था, तो फिर माफ कैसे हुआ? और फिर आपको 12 लाख मिलेगा कब? जब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से ये किसी ने सोचा है कि 12 लाख किसके माफ हुए हैं? 1 लाख रुपए पेंशन किसकी है? जिसकी 1 लाख रुपए पेंशन है उसके ये 12 लाख माफ हुए हैं। जैसे एक कर्नल साहब है, टाइम स्केल 1,16,150 रुपये। तो अब उनको कितना देना है? 1 लाख तो निकाल दो, अब 16,150 रुपये पे उसको, उनको जो भी 5-10% जो भी देना है वो देना उसको। फायदा किसको हुआ? उनको हुआ। और वही सेम स्केल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक है। इस 12 लाख की स्लैब के अंदर कहीं पर भी सी और डी ग्रुप, जो गवर्नमेंट के हम 4 तरह के कर्मचारी है, ए और बी, सी और डी, तो जो सी और डी वाले हैं वो तो 12 लाख के आसपास ही कहीं है नहीं। फिर माफ किसका हुआ? समझ में नहीं आ रहा। फिर हम पूरे देश की बात करें 145 करोड़ की, तो उसके अंदर टोटल 7 करोड़ आदमी टैक्स भरते हैं, जो कि टैक्स की खुद की अपना इनकम टैक्स आईटीआर की रिपोर्ट है। आईटीआर 7 करोड़ की भरी गई, जिसके अंदर 5 लाख और 5 करोड़ और 20 लाख अगर मतलब जीरो आईटीआर भरी गई है, 1 पैसा भी नहीं भरा गया है, तो टैक्स भरने वाले कितने रह गए? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख के अंदर मान लो हम एक मतलब औद्योगिक घरानों को निकाल लेते हैं, जो कि हमारे से कम, यानी कि जो मध्यम वर्गीय है या जो भी टैक्स पेयर है वो देता है 42% परसेंटेज आती है, उसकी आती है 38%, ठीक है ना। और 20%
वो ऊंचे जो उद्योग घराने हैं वो है। तो इस तरह से हमारे ये स्लेब बनते हैं। अब आप सोचिए कि हम तो किसी में आ ही नहीं रहे, तो हमारा माफ क्या हुआ है? समझ से बाहर की बात है। और जिनका माफ हुआ वो हमें कभी आगे आने नहीं देंगे। अभी पे कमीशन आ रहा है, तो किसी का भी पेंशन 1 लाख रुपए बेसिक या 1 लाख रुपए, क्योंकि 1% से डीए शुरू होना है ना, 1% से होना है, तो 1 लाख रुपए होगा, तब 1% में 1,000 रुपये होगा आपका डीए, तब 1,000 रुपये का आपको लग सकता है। समझ रहे हैं आप? 1 लाख किसका बढ़ेगा? और ये 10 महीने जिनको ये राजी हो रहे हैं ना, आप लोग भी राजी हो जाइए। 10 महीने अपना ये इनकम, ये पहला एक आरटीआर भर दीजिए अब जुलाई अगस्त वाला, और जैसे ही आपका पे कमीशन जनवरी में लागू होगा, उसके बाद में जब फिटमेंट फैक्टर लग कर आपका जो बढ़ेगा, तो कौन से स्लेब में जाओगे, फिर पछताओगे, अरे ये तो धोखा हो गया। तो जब हम 7 लाख में नहीं आ रहे, तो 12 लाख में कहाँ से आएंगे? तो ये एक तरह से छलावा, धोखा और कुछ नहीं है। जब हमारे तो पहले 7 लाख में भी हम नहीं आते थे ऑनरी कैप्टन, अब क्या आएंगे? तो खैर, दूसरा है अग्निवीर। अग्निवीर को 4 साल में 4 तरह से पेमेंट दी जाती है। कभी आप लोगों ने, हमने कभी सोचा है कि पहले जो साल में होता है उसको 30,000 देते हैं, 30,000 में से उसके हाथ में आता है 21,000, और 9-9 हज़ार गवर्नमेंट और इंडिविजुअल का उसके खाते में जाता है। जो भी है पेंशन के लिए वो तैयारी करते हैं 11 लाख वाली। उसके बाद में दूसरे साल में उसका 9,900, यानी कि कहने का मतलब कि उसके हाथ में क्या आता है, पीछे क्लिप में देखना। लेकिन फिर भी मतलब साल के अंदर 9,800 रुपये उसका कट जाता है। तीसरे साल 21,900 रुपये कट जाता है उसका और उसका गवर्नमेंट का। और चौथे साल 12,000 इंडिविजुअल का, 12,000 गवर्नमेंट का, 24,000। अब अगर इसको आप एक आदमी का, एक मतलब अग्निवीर का अगर आप जोड़ोगे, तो एक अग्निवीर साल के अंदर उसका हो जाता है मतलब मतलब 18,000 इंटू 12 कर लो। लेकिन अब अग्निवीर हम भर्ती हुए हैं 46,000, तो 46,000 जो हुए हैं, तो 18,000 इंटू 12 इंटू 46,000, तो यहाँ पर ये होते हैं 9,936,00,000 रुपए, जो 4 साल के लिए पहले ही साल में कट चुके हैं इस 46,000 का। दूसरे साल में 10,929,00,000 और 600,000 रुपये मतलब ये कट चुके हैं, ये 3 साल के लिए, पहले वाले 4 साल के लिए। फिर तीसरे साल में हम आते हैं तो 12,88,08,000, ये आपका समझ लीजिए कि 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने काट लिए। फिर आते हैं हम तीसरे चौथे टर्म्स के अंदर, वहाँ 13,248,00,000 रुपये आपके गवर्नमेंट के खाते में कट जाते हैं। इस 4 साल की नौकरी के अंदर अग्निवीर का जो गवर्नमेंट का और उसका जो दोनों का जो कटता है, वो कटता है 40,202,04,000 से। कहने का मतलब है कि आप समझ लो कि 46 करोड़ ही समझ लो, हम मान लेते हैं। तो 40 करोड़ रुपए लास्ट मोमेंट पे आप, ये तो हाथ में है। लेकिन अगर ये 9,936,00,000 रुपए अगर 4 साल के लिए इन्वेस्ट की बाजार में, फिर 3 साल के लिए 10,929,00,000 किए, फिर 2 साल के लिए 12,88,00,000 रुपए किए, फिर 1 साल के लिए 13,248,00,000 किए, तो आप सोचो कि इसका जो रिटर्न जो आता है गवर्नमेंट को, वो कितना आता होगा। और जवान को मिलता है 11 लाख रुपए। कभी इस मैथमेटिक्स के ऊपर भी ध्यान देके देखना कि गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से आपको क्या दे रही है। ये था मेरा प्रश्न, ठीक है ना। जो हम जब अग्निवीर की बात करते हैं तो वो मतलब बस बात मत करो, 11 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हो कि गवर्नमेंट किस तरह से उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना बता के, पैसा तो आप ही का है, अपना बता के, क्योंकि जो आपको दिया वो आप ही का हो गया, 9 भी आपके, वो भी 9 गवर्नमेंट ने दिए, वो भी आपके।
तो वो पैसे है जो गवर्नमेंट के पैसे नहीं, आपके पैसे से ही गवर्नमेंट कमा के आपको एक इंडिविजुअल को 11 लाख रुपए दे देते हैं। आप अभी 46,000 का आप एवरेज ले लीजिए, 2 साल का 10% से लगा लीजिए, बैंक का ब्याज लगा लीजिए, बैंक जो लोन देती है, आपको समझ में आ जाएगा। आप न तो 1 का रखिए न 4 का रखिए, जो 40 करोड़ रुपए या 47 करोड़ रुपए है, इसका आप 10% बैंक के ब्याज से आप देख लीजिए कि कितना हो गया है। फिर उसमें भाग दे दीजिए आपके 46,000 का, तो एक के पास आ जाएगा भी एक का बाजार से रिटर्न जो आया है, एक के हिस्से में वापस कितना आया है, तो गवर्नमेंट ने अपने पास से कितना दिया, ये आपको सबको सोचने वाली बात है। ये तो होगी दोनों बातें। तीसरी बात है, हमारी बेटी जयश्री के लिए एक बड़ी अजीब अपील हुई। पहले एक बच्ची ने किया, जो मैंने कल 2 मिनट का वीडियो डाला था, लेकिन यार मुझे लाला राम जी के ऊपर जैसे वीडियो बनते तो बनने भी चाहिए कि वो बंदा है भी इसी काबिल, कि जहां मूंगफलियां तुल रही थी, पता नहीं कहां कहां से ट्रक आए हुए थे, ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। बंदे ने आओ देखा न ताओ देखा, सभी ड्राइवर्स को बुलाया, अपने जो विश्राम गृह के पास में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे उन्होंने एक चाय का अरेंजमेंट किया, एक एक कप चाय पिलाई और ये बच्ची की बात रख दी। अब ट्रक के ड्राइवर थे बेचारे, आप ही को पता है माल किसी और का है, मालिक का है, वो तो ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवरों ने उस टाइम टोटल मिला के, जबकि वीडियो में वो कुछ कम बता रहे हैं, लेकिन जब रात को मुझे फ़ोन किया तो बोला साहब मैंने 8,700 रुपये यानी कि अप्रोक्सी 9,000 रुपये उन्होंने 1 घंटे के अंदर उन ड्राइवरों के साथ से कलेक्शन होके और वो बिटिया के खाते में चला गया। इसको बोलते हैं विल, कुछ करने का जज्बा। हर एक में अगर ये जज्बा हो तो आज हमारे को इतना टाइम नहीं लगता। तो इस जज्बे को सलाम है जो आप देखेंगे। बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और सरकार हमें क्या देगी क्या नहीं देगी, अभी तो हम कुंभ जो सनातन का हमारा मेला अभी भी आगे भी चलेगा, और ये जो घटनाएं हमें आहत करती जा रही है, जब इनके वीडियोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहां बच्चियां बच्चे अपने माँ बाप की लाशों को ढूंढ रहे हैं, लाशें नहीं मिल रही है, उनको आज 6-6 7-7 दिन हो गई है, और लाशें मिल भी रही तो कहाँ मिल रही है, नालों में मिल रही है, कचरे के ढेर में मिल रही है। अब पता नहीं है, आज इतना पुण्य काम था, मौत कहीं भी हो सकती है। जन्म माँ के गर्भ से ही होना है, लेकिन कट के हो सकती है, मर के हो सकती है, अपने जल के हो सकती है, डूब के हो सकती है, एक्सीडेंट से हो सकती है, किसी भी तरह से मौत कहीं पर भी, किसी भी, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जहाँ पैदा हुआ है ना वहीं पे वो आदमी मरेगा, जहाँ लिखी वहीं पे होगी। हम इस पे प्रश्न नहीं उठाते हैं कि भी वहाँ कुंभ में इतने क्यों मर गए, आई थी मर गए, आई थी चले गए, लेकिन फर्ज क्या बनता है अब एजेंसी का। एजेंसी कौन? सरकार। सरकार कौन? देखा जाए तो एक व्यक्ति। सरकार की परिभाषा क्या आती है संविधान के अंदर? सरकार भी एक व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का फर्ज क्या था कि जिसका है, माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई है, बहन है, बेटा है, उसकी बॉडी को वापस लौटाए। आपके पास देने के लिए है तो 2 रुपये दो, नहीं देना है तो मत दो, कम से कम उनको वो मिल जाएगी। उनमें से कई लोग होंगे जो शायद हो सकते हैं कि जो नौकर होंगे, सर्विसमैन होंगे, तो उनका कोई इंश्योरेंस होगा, उनका कोई पेंशन का डॉक्यूमेंट्स होगा, उनका कोई एनओके का होगा, बहुत कुछ चीज़ें होता है जो मृत्यु प्रमाण पत्र के बगैर नहीं होता। अब जो गुमशुदा हो गए, वो जब तक गुमशुदा रहेंगे तब तक कौन उनको मानेगा कि वो जिंदा है या मर गया? कौन सी एजेंसी गुमशुदा को गुमशुदा मान लेगी जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता है? तो 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। इस कुंभ के बाद में जो बंदे नहीं मिलेंगे, 7 साल के बाद में जाके डिक्लेरेशन होगा कि वो बंदा अब संसार में नहीं है। और वो 7 साल का घाटा किसको होगा? उसकी एनओके का होगा। आपको पता है, सबको पता है कि आजकल इसी गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसियां बनाई हैं कि अगर आपका 3 साल तक का पेटीएम से आपका जो अपना ये आपका जो क्या बोलते हैं कार्ड, तो जो कार्ड से हम विड्रॉ करते हैं, तो उस कार्ड से एवरेज 3 साल में एवरेज निकलता है कि एवरेज से आपने पर मंथ कितना विड्रॉ किया है, आपकी इनकम आई है जो आपने विड्रॉ किया, उसी एवरेज से
आपकी बाद में आपका इंश्योरेंस का भुगतान होता है बैंक के द्वारा। तो जो आपका कार्ड है, ठीक है ना, एटीएम का, उसके ऊपर भी बीमा है, उसके ऊपर भी बीमा है, पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें कब मिलेगी? जब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम हाथ जोड़ के यही बोलते हैं कि भाई जो भी सक्षम हो, बहुत मतलब भयावह तस्वीरें हैं। किसी को खुशी नहीं है कि किसी को बदनाम, क्या बदनामी भाई? चला गया चला गया, क्या कर सकते हैं? क्या उसको मोदी जी, योगी जी या कोई रोक सकते थे क्या? आके खुद उसके ऊपर डाल बनते? कहीं पब्लिक की गलती होगी, कहीं मैनेजमेंट की होगी, कहीं हो सकता हमारे नसीब में या उस नसीब में उसको वहीं पे मरना लिखा था। कुछ तो यार उसको भी मानो ना कि जो कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी 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 रजा मान लो। ये तो रजा हर धर्म के अंदर है कि किसी की रजा से ये सृष्टि चल रही है, तो वो मान के चल दो। लेकिन कम से कम ये छुपा लेना कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं मान सकता। लेकिन उनको उनका जो भी है ढूंढ के देना चाहिए, और जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से 7 साल के लिए वो लोग गुमशुदा रहेंगे। उसके बाद में उनको मृत्यु घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लिप्स देखें। जय हिंद साथियों, जय हिंद। ये अग्निवीर का मैं आपको बता रहा हूँ, वेतन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पहले जो वर्ष का जो आपका मासिक जो है वो 30,000 प्रति माह है, 21,000 हाथ में है, और 9,000 रुपये अग्निवीर का, और 9,000 ये जो इसका भारत सरकार का ये मतलब है 18,000 रुपये। द्वितीय में वो 33,000 कर देते हैं, और कैश इन हैंड 23,100 है, और जो को मतलब अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान ये 9,900, 9,900। तो ये हो जाता है अपना 18,000 समथिंग हो जाता है। और फिर तीसरे वर्ष में हो जाता है ये 36,500, 25,500 से हाथ में है। साथियों, जय हिंद। ये अग्निवीर का मैं आपको बता रहा हूँ, वेतन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पहले जो वर्ष का जो आपका मासिक जो है वो 30,000 प्रति माह है, 21,000 हाथ में है, और 9,000 रुपये अग्निवीर का, और 9,000 ये जो इसका भारत सरकार का ये मतलब है 18,000 रुपये। द्वितीय में वो 33,000 कर देते हैं, और कैश इन हैंड 23,100 है, और जो को मतलब अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान ये 9,900, 9,900। तो ये हो जाता है अपना 18,000 समथिंग हो जाता है। और फिर तीसरे वर्ष में हो जाता है ये 36,500, 25,500 से हाथ में है। साथियों, जय हिंद। ये अग्निवीर का मैं आपको बता रहा हूँ, वेतन सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पहले जो वर्ष का जो आपका मासिक जो है वो 30,000 प्रति माह है, 21,000 हाथ में है, और 9,000 रुपये अग्निवीर का, और 9,000 ये जो इसका भारत सरकार का ये मतलब है 18,000 रुपये। द्वितीय में वो 33,000 कर देते हैं, और कैश इन हैंड 23,100 है, और जो को मतलब अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान ये 9,900, 9,900। तो ये हो जाता है अपना 18,000 समथिंग हो जाता है। और फिर तीसरे वर्ष में हो जाता है ये 36,500, 25,500 से हाथ में है। एक मिनट। ये तीसरे वर्ष का वेतन है, जिसमें 10,950, 10,950 गवर्नमेंट के इंडिविजुअल के है, और ये चौथे में है 12,000, 12,000, 40,000 प्रति माह वेतन होता है, 28,000 कैश इन हैंड आता है। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप देख लेंगे कि भाई ये सारा पैसा 46,000 अग्निवीर होते हैं, और जब ये मार्केट में जाके इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट होके इसका रिटर्न कितना मिलता है, और फिर इंडिविजुअल को लास्ट में मिलता कितना है? 11 लाख रुपए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद भारत। साथियों
खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। जय हिंद। तो प्यारे देशवासियों, मैं आज मोहनगढ़ में सार्जेंट लालाराम चौधरी, हमारे यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ पर हमारे जिले की और जोधपुर की, आसपास के जिलों की, भाप की, कई एसएस नगर, मेजर शैतान सिंह जी नगर के गांव के भी गाड़ियां आई हुई है, मूंगफली लेके आई है। ये सब भाई लोग, ये सब ड्राइवर लोग हैं। जब इनको पता चला कि बच्ची बीमार है, उसको पैसे की जरूरत है, तो इन सब ने 6,660 रुपए इकट्ठे करके दिए हैं, जो अभी मैं आज शाम को उनके खाते में जमा करवा दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। मैं सार्जेंट लालाराम चौधरी, जिला जैसलमेर, राजस्थान, सीमा के ऊपर अभी आया हूं। और ये दो नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, इनके पापा से मैं मिला, और इन बच्चियों को, जब इन बच्चियों ने सुना तो इन बच्चियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी इनकी मदद करो। तो ये भी आपसे बताएंगी। और सीमा के ऊपर रहते हुए हम सभी देशवासियों से विनती करते हैं कि इस बच्ची के लिए जो 21 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, उसमें अब बूंद बूंद करके सहयोग करें, तो इनके 2 दिन के अंदर 21 लाख रुपए आ जाए तो बच्ची की जिंदगी बच जाएगी। जय हिंद। देश के अंकल लोगों, मेरी बहन के इंजेक्शन के लिए थोड़े थोड़े रुपए मदद करें। मेरे पापा को भी मैंने बोल दिया है। धन्यवाद। इस अपील पर जो भी भाई पैसा देना चाहे, 100, 500, 1000, 2000, 2100, 5000, जो भी देना चाहे, ये 21 लाख हमें बहुत जल्दी पूर्ण होते ही हमारा काम हो जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि जहां हमने इतने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं तो आप सोचिए कि भी हम ये नोटंकी नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। और हम 21 लाख के भी करीब पहुंचने वाले ही हैं दोस्तों। आप अपना हाथ मत रोकिए और आप सोचिए कि भी मतलब अगर 21 से अगर 1 लाख ज़्यादा भी आ जाएगा तो इस बच्ची का ट्रीटमेंट तो चलेगा ही चलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये पैसा कहीं पर भी कोई स्वार्थ के लिए कर रहा है, कि कोई स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग हैं जो इस स्कैनर के ऊपर, और ऊपर प्रशांत सिंह यादव के नंबर भी दिए हुए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं और इस स्कैन से भी कर सकते हैं। और ये जो अपना जो इम्पैक्ट गुरु है, इस पे भी सीधा डायरेक्ट इसके भी नंबर दिया हुआ है, दिव्या सिंह का, इम्पैक्ट गुरु का, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।